Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Hey guys, welcome to the lecture number 2 of Ancient Kingdoms of the South. लास्ट लेक्चर में हमने 2 इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था. एक्चुअली 2 नहीं 4, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक में हमने 3 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ द चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज़. और नेक्स्ट हमने पढ़ा था सतवाहना डायनेस्टीज़. राइट, आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग 4 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है वकाटका डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, पल्लवा एंड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी. तो शुरू करते हैं लेक्चर. इस लेक्चर में हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं एंशियंट किंगडम्स ऑफ द साउथ. तो इंडिया के साउथ पार्ट में, साउथर्न मोस्ट पार्ट में जितने भी किंगडम्स थे उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे हैं. तो हमने चेर, पांड्या एंड चोला डायनेस्टीज कंप्लीट किया था. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन ये था कि पांड्या डायनेस्टी या पांड्या किंगडम का कैपिटल क्या था. तो आपको मैप में यहाँ पे दिख रहा है मदुराई, तो उसका आंसर था मदुराई वॉज द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम. अब शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर. तो हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द वकाटका डायनेस्टी. ओके गाइस, तो यहाँ पे आ गए हम हमारे टॉपिक के पास. द पावर ऑफ द सतवाहना बिगैन टू वीकन बाय द 3rd century कॉमन इरा. अब हमने पढ़ा कि जो सतवाहना डायनेस्टी थी उसके बाद ये डायनेस्टी आई, दैट इज़ वकाटका डायनेस्टी. और सतवाहना डायनेस्टी कब तक थी, तो 3rd century कॉमन इरा तक. तो ये स्टार्ट ही हुई थी, हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी कि सतवाहना डायनेस्टी जो है वो 3rd या 4th बिफोर कॉमन इरा यानी BCE में स्टार्ट हुई थी. और ये चल कहाँ तक रही है, इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, तो 3rd century कॉमन इरा में. अब आपको BCE और CE में डिफरेंस समझ आ गया होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. ये एक नंबर लाइन जैसा होता है, बीच में 0 होता है और यहाँ पे कहीं पे 3 है. तो इसको इस साइड पे जब हम लेफ़्ट साइड पे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं BCE, जब राइट पे चलते हैं तो हम पढ़ते हैं CE. का मतलब होता है कॉमन इरा और बिफोर कॉमन इरा. तो 3rd BCE में सतवाहना डायनेस्टी शुरू हुई थी और वो एंड कहाँ पे हो रही है, तो 3rd कॉमन इरा में. ठीक है. Among the dynasties that emerged after that, the Vakataka was a powerful dynasty. अब सतवाहना के बाद जो powerful dynasty आई, that was the Vakataka dynasty. It was founded by the king विंध्या शक्ति. अब फाउंडर्स जो है डायनेस्टीज के वो हर डायनेस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने इसके पहले देखा था कि सतवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, उसके पहले मौर्यन एम्पायर का फाउंडर. ठीक है, तो फाउंडर्स आपको याद रखने हैं. वकाटका डायनेस्टी का जो फाउंडर है उसका नाम था विंध्या शक्ति. फाउंडर यानी जिससे डायनेस्टी की शुरुआत होती है. ही वॉज सक्सीडेड बाय प्रवरसेन वन. सक्सीडेड का मतलब क्या होता है कि अगर फाउंडर विंध्या शक्ति था तो इसके बाद जो फाउंडर आया वो था प्रवरसेन वन. मतलब प्रवरसेन वन जो था वो विंध्या शक्ति का बेटा हुआ करता था, सन था. आफ्टर हिज डेथ द किंगडम ऑफ द वकाटकास गॉट डिवाइडेड. अब जब प्रवरसेन वन की डेथ हो गई उसके बाद वकाटका किंगडम जो था वो डिवाइड हुआ. अब देखेंगे हम कि ये कैसे डिवाइड हुआ. देयर वर 2 मेन ब्रांचेस. द कैपिटल ऑफ द फर्स्ट was at नंदीवर्धन नियर नागपुर एंड द कैपिटल ऑफ द अदर ब्रांच was at वत्सगुन विच इज़ टुडेज वाशिम. तो अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये है हमारी पूरी वकाटका डायनेस्टी. तो प्रवरसेन वन जो था, सबसे पहले तो फाउंडर कौन था वकाटका डायनेस्टी का, दैट वाज विंध्या शक्ति. विंध्या शक्ति के बाद आया प्रवरसेन वन. अब प्रवरसेन वन के टाइम पे क्या हुआ, जो डायनेस्टी थी पूरी उसका डिवीजन हो गया 2 पार्ट्स में. ठीक है, तो ये था पार्ट 1 और ये था पार्ट 2. अब जो पार्ट 1 था उसका कैपिटल था नंदीवर्धन. ठीक है, नंदीवर्धन जो कि आज नागपुर के पास में है वो हुआ करता था पार्ट 1 का कैपिटल. और जो पार्ट 2 का कैपिटल था दैट वाज वत्सगुन. ठीक है, वत्सगुन जो है वो आज का वाशिम है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रवरसेन वन सन ऑफ विंध्या शक्ति एक्सटेंडेड द वकाटका किंगडम इन द नॉर्थ अप टू मालवा एंड गुजरात एंड इन द साउथ अप टू कोल्हापुर. अब ये वकाटका किंगडम की एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक था इसके बारे में बताया गया है. तो वकाटका किंगडम नॉर्थ में कहाँ तक था, तो मालवा और गुजरात तक, और साउथ में ये कोल्हापुर तक एक्सटेंडेड था. आपको मैप में दिख भी रहा है कि वकाटका किंगडम या वकाटका जो डायनेस्टी थी उसका रीजन कहाँ से कहाँ तक था. एट दैट टाइम कोल्हापुर वॉज नोन एज कुंतर. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये MCQ या फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है कि
उस टाइम पे कोल्हापुर को कुंतल नाम से जाना जाता था। ठीक है, आपको एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है इस पर कि कोल्हापुर का ओल्ड नेम क्या था, तो दैट वाज कुंतल। वी हैव रेड दैट द गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त II had married his daughter प्रभावती टू रुद्रसेन II द वकाटका किंग। हमने पहले देखा था, इसके पहले का जो चैप्टर था, जब हम गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि जो गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त II थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वकाटका डायनेस्टी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए अपनी डॉटर प्रभावती की मैरिज करा दी थी रुद्रसेन II के साथ। और ये रुद्रसेन II कौन था, ये वकाटका डायनेस्टी का ही एक किंग था या एम्परर था। वराहदेव, अ मिनिस्टर ऑफ द वकाटका किंग हरिसेन, वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। अब वकाटका किंग थे एक जिनका नाम था हरिसेन, और इनके जो मिनिस्टर थे उनका नाम था वराहदेव, और जो वराहदेव थे वो फॉलोअर हुआ करते थे बुद्धिज्म के। ठीक है, केव नंबर 16 एट अजंता वॉज डग एट हिज इंस्टेंस। अब जो अजंता एलोरा की केव्स हैं, वहाँ पे केव्स को नाम दिए जाते हैं, लाइक केव 1, केव 2। तो वहाँ पे जो केव नंबर 16 है उसमें इनके बारे में बताया गया है कि इनके बारे में, वराहदेव के बारे में, कि वो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, और उन्हीं के लिए ये जो पेंटिंग है वो, उससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट इस आपको यहाँ पे अजंता की एक केव का पिक्चर दिया गया है। सम अदर केव्स एट अजंता वेयर डग एंड ब्यूटिफाइड विथ पेंटिंग्स ड्यूरिंग हरिसेनास रेन। तो जब हरिसेना रेन हुआ करता था, यानी हरिसेना का जब टाइम था, तब बहुत सारी अजंता की केव्स में ब्यूटीफुल पेंटिंग्स की गई थी। द वकाटका किंग प्रवरसेन II composed द सेतुबंध इन महाराष्ट्री अ प्राकृत लैंग्वेज। अब जो केव्स थी अजंता की, उसकी पेंटिंग्स को स्टडी करने के बाद ही हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, उस टाइम पे क्या क्या हुआ करता था उस बारे में पता चलता है। अब एक वकाटका किंग थे, यानी वकाटका डायनेस्टी के एक किंग थे जिनका नाम था प्रवरसेन II। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेतुबंध लिखा था। सेतुबंध जो है एक बुक का नाम है, और इन्होंने ये बुक किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो महाराष्ट्री लैंग्वेज में, जो कि एक प्राकृत लैंग्वेज है। प्राकृत लैंग्वेज का एक टाइप है महाराष्ट्री लैंग्वेज। सिमिलरली कालिदास मेघदूत ऑल्सो बिलोंग टू दिस पीरियड। अब कालिदास जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं हमारे, और उनका एक फेमस क्या बोलते हैं बुक है, दैट इज़ मेघदूत। और मेघदूत जो है वो भी इसी टाइम पे लिखी गई थी, वकाटका डायनेस्टी के टाइम पे लिखी गई थी। तो यहाँ पे हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, दो इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स पढ़े, दैट इज सेतुबंध एंड मेघदूत। सेतुबंध किसने लिखा था, तो प्रवरसेन II ने। मेघदूत किसने लिखा था, दैट इज कालिदास ने। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगेन आपको एक पेंटिंग दी गई है, दैट इज बोधिसत्व पदम पानी एट अजंता। तो ये अजंता के केव्स की एक पेंटिंग है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बोधिसत्व पद्मापनी। पद्मापनी जो था इनका नाम था, जो पेंटिंग है। और बोधिसत्व का मतलब होता है बुद्धिज़्म में ऐसे लोग जिनको एनलाइटमेंट मिल चुका होता है, जिनको आत्मज्ञान मिल चुका होता है, उन्हें कहा जाता है बोधिसत्व। ठीक है, तो उनका एक पेंटिंग दिया गया है यहाँ पे। ये था वकाटका डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट हमें पढ़ना है चालुक्य डायनेस्टी के बारे में। तो चालुक्य डायनेस्टी इन कर्नाटक वॉज अ पावरफुल वन। अब ये कर्नाटक के रीजन में थी चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल थी। द किंगडम्स ऑफ कदम्बा कलाचुरी हैड बिकम पावरफुल आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द वकाटकास। तो जब वकाटकास का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद ये डायनेस्टी जो थी वो पावर में आई, और कदम्ब कलाचुरी ये जो किंगडम्स थे ये दोनों बहुत ही आगे डेवलप होने लगे, बहुत पावरफुल होने लगे। एक कोई किंगडम पावरफुल कैसे होता है, मान लीजिए ये वकाटका किंगडम था, ठीक है, तो ये वकाटका किंगडम ये इसका डिक्लाइन हो गया। तो इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, और चालुक्य डायनेस्टी मान लीजिए ये है, तो ये पावर में कैसे आई। तो होता क्या है कि जो चालुक्य डायनेस्टी का जो भी किंग होगा वो क्या करेगा, या एम्परर जो भी होगा वो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इसके रीजन को अपने अंडर में ले लेगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, वकाटका डायनेस्टी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और ये डायनेस्टी जो है ये पावर में आ जाएगी। तो ऐसे होता है कि डायनेस्टीज खत्म होती जाती हैं और उनकी जगह पे दूसरे किंगडम्स आते जाते हैं। बट द चालुक्य किंग्स स्टैब्लिश्ड देयर डोमिनेंस ओवर ऑल ऑफ देम। चालुक्य किंग ने क्या किया, इन सब के ऊपर डोमिनेंस किया।
इसका मतलब क्या हुआ, जब वकाटका डायनेस्टी थी, ठीक है, ये वकाटका डायनेस्टी थी, अब ये जब डिक्लाइन होने लगी तो कादम्बा, कलाचुरी, ये सारी डायनेस्टीज भी आगे आई कि हम इनकी प्लेस पे क्या करेंगे, रूल करेंगे। बट चालुक्य के जो किंग थे, इन्होंने सबके ऊपर डोमिनेट किया, मतलब इन्होंने सबको हरा दिया, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया और ये खुद पावर में आ गए, ठीक है, ये डोमिनेट हो गए आगे। पुलकेशी वन स्टैब्लिश द रूल ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इन द Pulkeshi I established the rule of the Chalukya dynasty in the 6th century common era। अब जो पुलकेशी वन था, उन्होंने स्टैब्लिश किया था चालुक्य डायनेस्टी का रूल 6th सेंचुरी कॉमन ईरा में। मतलब इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि जो पुलकेशी वन था वो फाउंडर था चालुक्य डायनेस्टी का। अब उन्होंने चालुक्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, कब स्टैब्लिश किया था, 6th सेंचुरी कॉमन ईरा में, ठीक है। और ये क्या हो गया फिर, फाउंडर, ये भी आपको याद रखना है। His capital was Badami, which was earlier called Vatapi। तो चालुक्य डायनेस्टी का जो कैपिटल था that was बदामी, ये आज का नेम है इसका बदामी, और इसका पहले का नाम क्या था, वतापी या वटापी। The Chalukya king Pulakeshi II had successfully repulsed Emperor हर्षवर्धन्स invasion। अब जो पुलकेशी II था, ये चालुक्य डायनेस्टी के ही एक किंग थे पुलकेशी II। इन्होंने क्या किया, हर्षवर्धन के इन्वेजन को रोका। यानी हर्षवर्धन ये जो थे, ये वर्धन डायनेस्टी के एम्परर थे, इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी पर अटैक किया, तो उस अटैक को इन्होंने रोका, सक्सेसफुली रोकने में वो कामयाब हो गए। The famous temples at Badami, Aihole and Patadakal were built during the Chalukya period। अब जो फेमस टेम्पल्स हैं इन प्लेसेस पे, दैट इज़ बादामी, आईहोल एंड पटादाकल, ये चालुक्य पीरियड में ही बिल्डअप किए गए थे। हम नीचे और पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे टेम्पल का फोटो दिया हुआ है जो कि पटादाकल में है, तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये बिल्डिंग्स है, और ये सारे उस टाइम पे बिल्डअप किए गए थे। उस टाइम के जो भी स्कल्पचर्स थे, जो भी बिल्डिंग्स थी, वो बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, ऐसा माना जाता है। और उस टाइम की जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा आज से भी ज़्यादा डेवलप हुआ करती थी, ऐसा हिस्ट्री में माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पल्लवा डायनेस्टी। तो पल्लवा डायनेस्टी हम स्टार्ट करते हैं। द पल्लवास वेयर ऑल्सो अ पावरफुल डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। अब ये भी एक साउथ इंडिया की ही डायनेस्टी है। जितनी भी डायनेस्टी हम पढ़ रहे हैं ये सब साउथ इंडिया की डायनेस्टीज हैं, और सारी की सारी पावरफुल डायनेस्टीज थी। एक डिक्लाइन होती गई तो दूसरी आती गई, ठीक है, ऐसे लाइन टू लाइन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज कांचीपुरम इन, यहाँ पे आपको महाबलीपुरम के कुछ टेम्पल्स दिए गए हैं जो पल्लवास डायनेस्टी या पल्लवा पीरियड के टाइम पे ही बिल्डअप किए गए थे। इन टेम्पल्स को कहा जाता है रत्था और चैरियोट टेम्पल्स, जो कि महाबलीपुरम में है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉज देयर कैपिटल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कांचीपुरम इन तमिलनाडु वॉज देयर कैपिटल। अब हम आ गए हैं पल्लवा डायनेस्टी पे, और पल्लवा डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, तो कांचीपुरम, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। महेंद्र वर्मन वॉज एन एबल पल्लवा रूलर। अब जब हम पल्लवा डायनेस्टी की बात करते हैं तो एक रूलर जो है वो हमारे दिमाग में आता है जिसका नाम है महेंद्र वर्मन। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे पल्लवा डायनेस्टी के। ही एक्सपांडेड द पल्लवा किंगडम। इन्होंने क्या किया, एक्सपांड किया अपने किंगडम को, यानी अपनी किंगडम की एरिया को बढ़ाते गए ये। ही वॉज ऑल्सो अ प्ले राइट। अब इनमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महेंद्र वर्मन जो थे वो एक प्ले राइट थे। प्ले राइट का क्या मतलब होता है, प्ले राइट को हिंदी में कहते हैं नाटककार, यानी कि जो प्लेस को लिखता है, ठीक है, उसे कहा जाता है प्ले राइट। हिज सन नरसिम्हावर्मन रिपल्स्ड द अटैक ऑन हिज किंगडम बाय द चालुक्य किंग पुलकेशी II। अब जो चालुक्य किंग पुलकेशी II थे, उन्होंने इस किंगडम पर यानी पल्लवा किंगडम पर अटैक करना चाहा, ठीक है। पल्लवा किंगडम पर किसने अटैक किया, चालुक्य किंग पुलकेशी II ने। लेकिन जो पल्लवा किंगडम के किंग थे दैट इज नरसिम्हावर्मन, इन्होंने सक्सेसफुली उसको रिपल्स किया, यानी उसको अटैक को होने से बचाया। हमने देखा था कि पहले चालुक्य किंगडम पर भी अटैक किया था हर्षवर्धन ने, लेकिन चालुक्य किंग जो थे पुलकेशी II, उन्होंने अपने किंगडम पर अटैक होने से बचाया था। अब इन्होंने अटैक किया है पल्लवा किंगडम पर, और पल्लवा किंगडम ने भी क्या किया, उनको सक्सेसफुली रिपल्स किया, उनके अटैक को नहीं होने दिया। द फेमस रथा टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वेयर स्कल्पचर्ड ड्यूरिंग हिज रेन। अब जो फेमस टेम्पल्स है
जिनका नाम है रथा टेम्पल्स। रथ मतलब क्या होता है? चैरियोट, ठीक है। तो रथ जिस पे राजा महाराजा बैठते थे पिछले ज़माने में, तो जो रथा टेम्पल्स है महाबलीपुरम में, वो इसी टाइम पे यानी पल्लवा किंगडम के टाइम पे बने थे। दिस टेम्पल्स हैव बीन स्कल्प्टेड इन सिंगल रॉक। अब इनमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये क्यों इतने फेमस है रथा टेम्पल्स? तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक सिंगल रॉक से ही इनको बनाया गया है। एक सिंगल रॉक, आप तो पिक्चर में देख सकते हो कितना बड़ा रॉक होता होगा वो, जिससे एक सिंगल रॉक से ये इतना बड़े टेम्पल्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसी बात के लिए ये फेमस है टेम्पल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द पल्लवास हैड अ पावरफुल एंड वेल इक्विप्ड नेवी। जो पल्लवास थे वो पावरफुल थे बहुत, उनके पास नेवी भी वेल इक्विप्ड थी, ठीक है। नेवी यानी जो वाटर में फोर्सेस होते हैं, वाटर में जो फाइट करते हैं लोग, उन्हें कहा जाता है नेवी फोर्सेस। ड्यूरिंग वेल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है? वेल इक्विप्ड मतलब इनके पास काफ़ी मात्रा में हथियार थे, ठीक है, कोई कमी नहीं थी इनके पास। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब इस पीरियड में क्या हुआ, जो भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज थी वहाँ उनके कांटेक्ट में इंडिया आया। इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड फ्लोरिश्ड। इंडिया का और फॉरेन का ट्रेड जो है वो फ्लोरिश हुआ, आगे बढ़ने लगा। युआन चोंग हैड विजिटेड कांची एंड रिकॉर्डेड द पीपल ऑफ द रिलीजन्स रिसीव्ड टॉलरेंट एंड जस्ट ट्रीटमेंट अंडर द रूल ऑफ पल्लवा किंग्स। अब ये युआन चोंग कौन थे? हमने लास्ट जो चैप्टर है हमारा उसमें पढ़ा था कि युआन चोंग जो थे एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जो इंडिया में आए थे चाइना से, और इंडिया में इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत स्टडी किया था, है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में रह के। एंड इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि जो पल्लवा किंग्स थे वो जस्ट ट्रीटमेंट करते थे हर इंसान के साथ, मतलब रिलीजियस नहीं थे ये, ये सारे रिलीजन्स को एक जैसा देखते थे, तो कोई भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है द राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में। एट द हाइट ऑफ देयर पावर द डोमिनियन ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी एक्सटेंडेड फ्रॉम द विंध्या माउंटेन्स अप टू कन्याकुमारी इन द साउथ। अब राष्ट्रकूट डायनेस्टी कहाँ से कहाँ तक थी? तो ये थी विंध्या माउंटेन्स से लेकर तो साउथ में कन्याकुमारी तक। आप देख सकते हो कितना बड़ा रीजन्स इनका हुआ होगा। Their power was first established in Maharashtra by King दांती दुर्ग। अब जो किंग दांती दुर्ग थे ये थे फाउंडर हमारे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। कृष्ण राजा वन हैड द फेमस कैलाश टेम्पल कार्व्ड एट एलोरा। अब जो एलोरा की केव्स हैं वहाँ पे फेमस एक कैलाश टेम्पल है जो कि कार्व्ड किया गया था कृष्ण राजा वन, ठीक है। ये जो थे ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ही एक किंग थे, इन्होंने कार्व करवाया था एलोरा में कैलाश टेम्पल। अप टू नाउ वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज दैट रूल्ड एंशियंट इंडिया। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल रिव्यू द सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन एंशियंट इंडिया। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है। पिछले जो भी 3 चैप्टर्स थे इसको मिला के उनमें हमने नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मिडल इंडिया और साउथ इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज हुआ करती थी उसके बारे में पढ़ा है। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें सोशल एंड कल्चरल लाइफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। यहाँ पे कैलाश टेम्पल जो है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा राष्ट्रकूट डायनेस्टी में, उसका इमेज आपको दिया गया है, एलोरा में है। और ये एलोरा कहाँ पे है? वेरुल में है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर ये टेम्पल यहाँ पे बनाया गया है, कितनी सुंदर इसमें कार्विंग की गई है ना। यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के बारे में। ये जो है ये एक बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक हैंडबुक है। द एरिथ्रियन सी इज़ द रेड सी। एरिथ्रियन सी का मतलब होता है रेड सी। फॉर द ग्रीक्स इंडियन ओशंस एंड द पर्शियन गल्फ वेयर ऑल्सो पार्ट ऑफ द रेड सी। अब जो ग्रीक लोग थे, ग्रीस के लोग थे, उनके लिए इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ ये दोनों भी रेड सी के ही पार्ट हुआ करते थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इज़ अ हैंडबुक ऑफ द रेड सी। इट वॉज रिटन सम टाइम इन द 1st सेंचुरी कॉमन एरा। अब ये जो बुक है ना मेनली इसमें रेड सी के बारे में, मतलब डायरेक्शंस के बारे में स्पेशली बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है। इट वॉज रिटन बाय सम टाइम इन द 1st सेंचुरी कॉमन एरा। द सेलर हु रोट इट लिव्ड इन इजिप्ट। अब ये जो बुक है इसका राइटर यानी इसका ऑथर जो है वो अननोन है, अभी तक पता नहीं चला है किसने लिखी थी, बट ऐसा माना जाता है कि 1st सेंचुरी में लिखी गई थी और इजिप्ट के एक राइटर ने इसको लिखा था।
The periplus gives information about the trade that went on along the Indian coastline, the Persian Gulf and Egypt. तो इस बुक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो जो भी ट्रेड हुआ करता था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ट्रेड जो है वो दो लैंड से हुआ करता था। एक तो लैंड रूट से, यानी जो भी लैंड का पार्ट है वहाँ पे ट्रैवल करके जाएंगे ये लोग, और नेक्स्ट था हमारा वाटर रूट से, है ना। तो वाटर में जब ये लोग ट्रैवल करते थे तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती थी, क्योंकि वाटर में डायरेक्शन फाइंड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये जो बुक है उसमें इसके बारे में ही इंफॉर्मेशन दी गई थी, इंडियन कोस्ट लाइन, पर्शियन गल्फ और इजिप्ट के बारे में इस बुक में इंफॉर्मेशन दी गई थी। पोर्ट्स लाइक बारी गाजा, दैट इज़ बर्डोच, नाला सुपारा, कल्याण, मुजीरिस आर मैंशनड इन द पेरिप्लस। तो पेरिप्लस यानी पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसमें मेंशन किया गया है इन सब पोर्ट्स के बारे में। बर्डोच, नाला सुपारा, कल्याण एंड मुजीरिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे एंशियंट टाइम के जहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। मुजीरिस वॉज अ पोर्ट नियर कोची इन केरला, एंशियंट पोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। मुजीरिस जो था वो पोर्ट था जो कि कोची में था, केरला में, और ये अब नहीं है, ठीक है। ये एंशियंट पोर्ट था और अब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। Mosca, Mickey.